हाँ तो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया होगे। और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अपने गुरुजी पर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपने टाइटल पढ़ के समझ गए होंगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसएससी CHSL पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 101% देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। तो बिना रुकावट चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपका ऑप्शन है ए द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, ऑप्शन बी है आपका साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ऑप्शन सी है आपका द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन बच्चों गैस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर शो कर दूंगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए इसके नोट्स में क्या लिखा है, देखते हैं। इसके जो नोट्स में लिखा है वो लिखा है द कंडक्टेंस ऑफ एन electricity by ion present in the solution is called electrolytic or ionic conductance. The conductivity of electrolytic solution depends on किस पे डिपेंड करती है देखते हैं। The nature of the electrolyte added, क्या नेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का जो हमने ऐड करा है। सेकंड है साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, आयन का साइज क्या है और उसकी घुलने की क्षमता कैसी है। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, और फोर्थ है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और फिफ्थ है आपका टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है आपका KOH, ऑप्शन सी है आपका H2CO3, ऑप्शन डी है आपका NaOH। तो बच्चों आप ऑप्शन गेस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दिखा शो कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज H2CO3 इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। A solute or substance which completely ionize or dissociate in a solution is called a strong electrolyte। तो बच्चों जैसे आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ आया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है सोल्यूशन में, उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड माफ कीजिएगा, HBr, HI, HNO3, NaOH और KOH। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 63। और ये क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए है आपका इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन। तो गेस कर लीजिए बच्चों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है दैट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं इसका नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में इसका लिखा हुआ है द आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। इन द सॉल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नीचे जो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ऑप्शन ए है आपका एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है आपका कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आंसर शो कर लूंगा।
चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए इसके नोट्स देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। देखिए, an electrolyte that does not completely dissociate in aqueous solution is known as weak electrolyte. For example, acetic acid, carbonic acid, etc. Potassium hydroxide is a strong electrolyte. ठीक है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी कि KOH, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज इट कंप्लीटली डिसोसिएट इन अ सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which of the following is true about an inert electrode? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए ट्रू है? ऑप्शन ए है आपका इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट एक्ट एज अ सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी आपका बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स PEM सेल बिलोंग्स टू? आपका ऑप्शन है ए गाल्वेनिक सेल, ऑप्शन बी फ्यूल सेल, ऑप्शन सी ड्राई सेल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से टाइप से बिलोंग करता है PEM सेल? चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है फ्यूल सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो PEM सेल है वो फ्यूल सेल से बिलोंग करता है। इसका जो आंसर है नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट्स में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। PEM की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल और पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेंबर फ्यूल सेल, or are a type of fuel cell which uses hydrogen gas and oxygen gas as fuel. A fuel cell is a device that convert chemical potential energy into electrical energy. ठीक है बच्चों, नोट्स पढ़ के आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर? आपका ऑप्शन है ए 12%, ऑप्शन बी है आपका 1%, ऑप्शन सी है आपका 0.04%, ऑप्शन डी है आपका 3.8%। गेस कर लीजिए बच्चों ऑप्शन, फिर मैं आपको ऑप्शन शो कर दूंगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.04%। अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो 0.04% प्रेजेंट है। ठीक है, नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट्स में लिखा हुआ है अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। और बाकी छोटे छोटे अमाउंट की गैसेस बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 68। वो है What is the reason for the presence of the vast number of organic compound in nature? ऑप्शन ए है आपका कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ऑप्शन बी है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ऑप्शन सी है आपका लो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, इसकी नोट्स देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है नोट्स में। बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। कैटिनेशन refers to the linkage of atom of the same element into longer chain। कैटिनेशन मतलब बच्चों मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो, कैटिनेशन मतलब होता है कि कार्बन की एक लॉन्ग चेन, मतलब कि जैसे सी कार्बन कार्बन मतलब जैसे कोई भी चीज बहुत लंबी जुड़ी होती है ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती चेन होती है, मान लो कोई एक तरह से चेन कह सकते हैं हम। तो कार्बन की एक बहुत लंबी चेन को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन।
कैटिनेशन उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 69, वो है व्हाट डू वी कॉल द कंपाउंड फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम। ऑप्शन ए सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑप्शन बी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑप्शन सी मोनोवेलेंट कंपाउंड, ऑप्शन डी आयनिक कंपाउंड। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है ए सैचुरेटेड कंपाउंड। बच्चों मैं आपको बता दूं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक क्वेश्चन करा था ऐसा ही, जिसमें इससे डिफरेंट थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन क्या था कि हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में है तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसका आंसर था अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। द कंपाउंड फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय अ सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देयर them are known as saturated compounds. Alkanes are saturated compounds with methane being one of the simplest saturated compound, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्या है? Which of the following is the product of the reaction between ethanoic acid and sodium hydrogen carbonate? हमारा प्रोडक्ट क्या होगा जब हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में। तो आपका ऑप्शन है ए इथाइन, ऑप्शन बी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी इथेनॉल, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप ऑप्शन गेस कर लीजिए बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी दैट इज सोडियम एसीटेट। नोट्स में देखते हैं बच्चों क्या है। नोट्स में इसके सोडियम एसीटेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद ईच अदर। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज Which of these is not a natural polymer? इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है सेल्यूलोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है बेकेलाइट। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बेकेलाइट। बेकेलाइट इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। नोट्स में लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। The polymers obtained from nature are called natural polymers. Starch, cellulose, natural rubber, protein, etc. are some example. Bakelite is an example of synthetic polymer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following metal are the constituents of German silver? आप ऑप्शन है ए निकल, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर पहले से ही दिख गया, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऊपर तीनों जो हैं वो जर्मन सिल्वर के कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स हैं, निकल, कॉपर एंड जिंक। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। द यूजुअल फॉर्मुलेशन इज 60% copper, 20% nickel and 20% zinc. It is named German silver due to its silvery appearance, but it does not contain silver. सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी एक सिल्वरी अपीयरेंस होती है, और बट ये जो है एक्चुअल में सिल्वर कंटेन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following metals is involved in the anodization process? Anodization process. आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है बिस्मिथ, ऑप्शन डी है कैल्शियम। एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर शो कर दूंगा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एनोडिसेशन प्रोसेस में, ठीक है। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Aluminium develop a thin oxide layer when exposed to air. This layer of aluminium oxide makes aluminium resistance to further corrosion. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which of the following metal find its use as a radio contrast agent in X-ray imaging? Option A scandium, option B lithium, option C barium, ऑप्शन डी टाइटेनियम. इसका जो सही आंसर है वो दिख गया है आपको पहले ही, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेरियम. ठीक है, चलिए देखते हैं इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है. नोट्स में लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज अ रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एक्सरे इमेजिंग of the digestive system. It increase the contrast of medical x-rays of the digestive system. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 75. Which of the following metal is a major constituent of pewter alloy? pewter alloy में इनमें से चारों में से कौन सा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होता है? आपका ऑप्शन है ए टिन, ऑप्शन बी है इंडियम, ऑप्शन सी है टाइटेनियम, ऑप्शन डी है लेड. आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज टिन, ऑप्शन ए. टिन जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्यूटर एलॉय में. ठीक है बच्चों, प्यूटर एलॉय में टिन जो होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. इसके नोट्स में लिखा हुआ है टिन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्यूटर एलॉय. इट इज ट्रेडिशनली कंपोज्ड ऑफ 85 to 99% टिन मिक्स्ड विद कॉपर, एंटीमनी, बिस्मिथ. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76. विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल मेटल्स? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी र्यूथेनियम, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी बिस्मिथ. इनमें से कौन सा मेटल है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑल सारे मेटल्स में? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है ए टंगस्टन. टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग ऑल मेटल्स. ठीक है बच्चों, टंगस्टन याद रखिएगा. इसके नोट्स में लिखा हुआ है ऑफ ऑल द मेटल्स टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3422 degrees Celsius. Also, it has the lowest vapor pressure and the highest tensile strength among all the metals. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 77. ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज मेटल्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज कंट्रोल रॉड्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स? इनमें से कौन सा मेटल है जो कंट्रोल रॉड्स की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में? ऑप्शन ए है आपका प्लेटिनम, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है सिल्वर. आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए बच्चों, उसके बाद मैं आपको करेक्ट ऑप्शन शो करूंगा. चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज कैडमियम. ठीक है बच्चों, कैडमियम जो है वो कंट्रोल रॉड्स की तरह कॉमनली यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. ठीक है, इसके नोट्स में लिखा हुआ है cadmium is most commonly used as control rods in the nuclear reactors. Cadmium absorbs neutrons in the reactors, preventing them from creating additional fission events. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 78. Which is the most abundant metal in the Earth's crust? अर्थ क्रस्ट में सबसे मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी सिलिकॉन. होप करता हूं आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है. देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है. ऑप्शन बी एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है बच्चों, इसका जो आपको नोट्स में लिख रखा है वो लिखा हुआ है एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. इट मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ द अर्थ क्रस्ट. 8% अर्थ क्रस्ट बनाता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज द कलर ऑफ रोम्बिक सल्फर? रोम्बिक सल्फर का क्या कलर होता है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी कलरलेस.
चलिए इसका और राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। राइट ऑप्शन है जो इसका कलर येलो, दैट ऑप्शन नंबर बी। येलो कलर होता है रोम्बिक सल्फर का। नोट्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रोम्बिक सल्फर इज एन एलोट्रॉप ऑफ सल्फर विच इज येलो इन कलर। Rhombic sulfur crystals are formed on evaporating the solution of rolled sulfur. It is also known as alpha sulfur. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, Which of these non-metals is commonly used in firecrackers? इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कॉमनली यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है फ्लूरीन। आप ऑप्शन चूज कर लीजिए एक बच्चों, फिर मैं आपको करेक्ट ऑप्शन आप बता दूंगा। होप करता हूं आपने चूज कर लिया होगा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सल्फर। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि कॉमनली यूज होता है फायर क्रैकर्स में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नोट्स देख लेते हैं पहले इसका। सल्फर इज कॉमनली यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर टू अदर नॉन मेटल्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन फायरवर्क्स। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपका कुछ भी डाउट होता है या आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछिएगा।